हेलो फ्रेंड्स। सो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज का टॉपिक है प्लेटो। प्लेटो को आज हम पढ़ते हैं कि प्लेटो कौन था, उसकी थ्योरी क्या थी, आइडियोलॉजी क्या, कॉन्सेप्ट क्या थे। प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं या जेआरएफ की, और अगर आप मास्टर्स के एंट्रेंस एग्जाम में भी बैठ रहे हैं तो वो ये चैप्टर बहुत पूछा जाता है। प्लेटो कौन था, उसकी थ्योरीज और बुक्स वगैरह। तो आइए चलिए हम समझते हैं कि प्लेटो के बारे में। तो चलिए हम समझते हैं कि प्लेटो का जीवन परिचय या उसका इंट्रोडक्शन क्या है। जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद उसकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट आइडियाज समझते हैं। तो प्लेटो का जन्म जो है एथेंस में हुआ था। यूरोप का या यूनान का उस समय का एक समृद्ध नगर राज्य माना जाता था। 427 बीसी में हुआ था। का कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था। यूनान का एक नगर राज्य था जहाँ सबसे पहले प्रजातंत्र यहीं पे माना जाता है। उसका प्लेटो का असली नाम एरिस्टोक्लेस था। तो समझ लीजिए प्लेटो का ओरिजिनल नाम जो है एरिस्टोक्लेस था। प्लेटो का नाम जो पड़ा वो उसके जिम कोच ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि उसके चौड़े कंधे थे। प्लेटो का अर्थ भी होता है चौड़े कंधे, तो इस कारण उसके जिम टीचर ने उसका नाम प्लेटो रखा। प्लेटो का प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था। उसके शिष्य का नाम अरिस्टो था। तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अरिस्टो का उसका शिष्य था प्लेटो का, और सुकरात उसका टीचर था। और प्लेटो ने 387 बीसी में यूरोप में ही एक स्कूल या कॉलेज कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिशमेंट किया था जिसका नाम था द अकादमी। ये जो है यूरोप का पहला फर्स्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है जिसका नाम था द अकादमी। कब खुली थी? 387 बीसी में। तो ये जो डेट्स वगैरह हैं उसे आप याद रखिए क्योंकि ये पूछा जाता है। जिसमें उसने पहले अकादमी के बोर्ड पे ही लिखा था, लेट नो वन एंटर हियर विदाउट द नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री। तो अगर कोई ज्यामिति का ज्ञान नहीं रखता है तो इस अकादमी में प्रवेश ना करे। तो इससे पता चलता है कि प्लेटो जो है ज्योमेट्री को कितना इंपॉर्टेंट देता था। तो आगे समझते हैं इसका। तो आप समझते हैं एक प्लेटो के ऐतिहासिक परिपेक्ष। प्लेटो का दर्शन उसके समय की अराजकता की उपज थी। जैसे कि आप सभी को पता है एथेंस तो यूनान का सबसे समृद्धशाली नगर राज्य था, मगर जब एथेंस और स्पार्टा का युद्ध स्टार्ट हुआ था या चालू हुआ था तो एथेंस की हार हो गई थी, जिस युद्ध को हम लोग पेलोपोनेशियस युद्ध कहते हैं। 431 से 404 बीसी तक ये युद्ध चला था और इसमें एथेंस की हार हुई थी, स्पार्टा की जीत हुई थी। जिसके कारण उसने देखा कि लोकतंत्र युद्ध जीतने में असमर्थ है, क्योंकि एथेंस में उस समय लोकतंत्र विद्यमान था, और उसने देखा कि लोकतंत्र हार गया था और स्पार्टा की जीत हुई थी। उसके बाद 30 अत्याचारियों का शासन हुआ और देखा कि एथेंस में अराजकता और स्थिरता का दौर आ गया था। उसने मतलब जब एथेंस हार गया था तो उस पर जो कब्जा हुआ उसमें देखा कि एथेंस में अराजकता और स्थिरता का दौर आ गया था, जिसके कारण शासन व्यवस्था खराब हो गई थी। और उसी समय उसने देखा कि सुकरात को उस समय विष दे दिया गया था। तो 399 बीसी में लोकतंत्र ने सत्य को जहर दिया, ये उसने कहा। और प्लेटो उस समय उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया, क्योंकि उसने देखा कि उसके गुरु को जहर दे दिया गया था या प्राणदंड दे दिया गया था। तो इस कारण उसका टर्निंग पॉइंट आया और वो। तो आप समझते हैं कि प्लेटो की पद्धति क्या है और उस पर प्रभाव क्या क्या पड़ा था। तो प्लेटो की पद्धति निगमनात्मक है। ये आता है कि उसकी समाज या उसने जो रचनाएं लिखी थी वो किस शैली में है, तो वो है निगमनात्मक पद्धति में उसने लिखा है, तो जिसका अर्थ होता है सामान्य से विशेष, अर्थात नियम से आप उदाहरण की ओर चलते हैं। और दूसरा है कि डायलेक्टिक मेथड। उसकी जो पहली बात तो जो प्लेटो ने रचनाएं लिखी थी वो दंडात्मक या संवाद शैली में लिखी थी पूरी पूरी। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले जो दंडात्मक कॉन्सेप्ट आया था वो प्लेटो ने दिया था, नहीं। सबसे पहले सुकरात ने दिया था और उसके बाद पूरी जो उसकी रचनाएं थी वो द्वंदात्मक शैली में या संवाद शैली में लिखी गई हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है टेलीलॉजिकल का। ये पूछा जाता है कि टेलीलॉजिकल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो प्लेटो ने दिया था। उसका कहना है कि हर चीज का एक उद्देश्य है। पृथ्वी पर या अर्थ पर जो भी चीजें हैं उन सबका एक उद्देश्य है। बिना उद्देश्य का या यहाँ कोई भी वस्तु नहीं है। उसके बाद है विचारों का कॉन्सेप्ट। इसके बाद देखते हैं कि प्लेटो पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ा था। तो उनके विचारों पाइथागोरस का, उन्होंने देखिए आप गणित और ज्यामिति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था, तो पाइथागोरस के कारण था, क्योंकि यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन नंबर्स, उनका कहना था। इसके बाद हेराक्लिट्स आए जिन्होंने परिवर्तन चेंज की। देखिए आप प्लेटो चेंज की बात करते हैं कि परिवर्तन प्रकृति परिवर्तनशील है, तो हेराक्लिट्स ने चेंज की बात की है। उसके बाद सुकरात सुकरात ने कहा ज्ञान ही सत्य को है। उनका कहना था कि उनका सुकरात का कहना था कि जो भी चीज जो ज्ञान मनुष्य के आचरण को प्रभावित नहीं करता उसके लिए निरर्थक है। ज्ञान का अर्थ है कि व्यक्ति के नैतिकता, व्यक्ति के आचरण पर प्रभाव डाले, इसके कारण उन्हें ज्ञान ही
सद्गुण है। अब आता है कि प्लेटो के मेजर वर्क्स कौन कौन से हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है। तो नेट और जेआरएफ में ये क्वेश्चन क्रोनोलॉजी ऑर्डर में दिया जाता है कि प्लेटो की आप अरेंजमेंट कीजिए, उनकी बुक्स कौन से समय काल में लिखा गया है। और अगर आप पीजी एंट्रेंस एग्जाम में देते हैं तो बहुत शॉर्ट में बुक्स के नाम आते हैं कि रिपब्लिक बुक किसने लिखी थी, तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेटो की रचनाएं कौन कौन सी थी। तो प्लेटो ने टोटल 38 या आप कह सकते हैं कहीं कहीं 36 वर्क्स माने जाते हैं और उनमें प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या है 28। तो 28 ग्रंथ उनके प्रमाणिक हैं मगर 38 माने जाते हैं। ये पूरी जो बुक्स हैं उन्होंने संवाद शैली में लिखी है। संवाद शैली जो अभी हमने बताया था कि द्वंदात्मक शैली और संवाद शैली, तो इनकी जितनी भी बुक्स हैं ये 38 के 38 उन्होंने संवाद शैली में लिखी है। तो बहुत सारी बुक्स हैं, इसका नाम हम एक बार आपको मेंशन कर देते हैं। अपलॉजी, क्रेटो, यूफ्रितो, जॉर्जियस, मीनो, प्रोटागोरस, सिम्पोसियम, फेडो, रिपब्लिक, सोफिस्ट, स्टेट्समैन एंड लास्ट में उनकी लॉज है। तो ये इतनी सारी बुक उन्होंने लिखी थी, इन सबका नाम याद कर लीजिए क्योंकि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि सिम्पोसियम वर्क किसकी है, तो आपको बताना पड़ेगा प्लेटो की है। और इन सब बुक जो ये मैंने मेंशन की है उसके बारे में डिटेल में आता है कि प्लेटो ने क्या क्या किस बुक में लिखा है। तो चलिए पहले देखते हैं अपलॉजी। अपलॉजी और प्लेटो में उसने सुकरात के मुकदमे जो सुकरात को मृत्युदंड दिया गया था तो उसके बारे में लिखा है। उसके बाद है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है प्लेटो की और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं क्योंकि इसमें इन्होंने एक आइडल स्टेट की बात करती है जो एग्जिस्ट नहीं करती है। इस दुनिया में ऐसा वर्ल्ड या ऐसी दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती। उसने इतना आइडल स्टेट बताया अपने आप, एक आइडल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें उसने जस्टिस की बात की थी और इसका उपशीर्षक कंसर्निंग जस्टिस या सोशल जस्टिस कहा जाता है। तो रिपब्लिक है, रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो की लिखी गई जिसमें उसने आइडल स्टेट की बात की है। इसके बाद द स्टेटमैन आती है, इसकी सीक्वेंस भी आती है द रिपब्लिक, द स्टेटमैन, द लॉज। तो द स्टेटमेंट में उसने इस बुक जो रिपब्लिक है उसमें उसने आइडल स्टेट की बात की है, राज्य की बात की है। द स्टेटमैन में वो आदर्श राजा की बात करता है, आदर्श राजा की कि राजा को कैसे होना चाहिए। उसने बताया कि राजा को दार्शनिक होना चाहिए, दार्शनिक राजा का कॉन्सेप्ट दिया है। तो इस द स्टेटमैन में ही राजा के गुण के बारे में बताता है। उसके बाद क्योंकि उसने रिपब्लिक में रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, कानून को कोई स्थान नहीं दिया, तो बाद में द लॉज में वो इस चीज़ को संशोधित करके द रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट देता है। ये जो पुस्तक है सबसे लंबी और सबसे अंतिम मानी जाती है। इसमें उसने रूल ऑफ लॉ के बारे में बताता है कि राज्य में कानून का भी शासन होना चाहिए। उसके बाद मीनो और जॉर्जिया में उसने सोफिस्टों की आलोचना की थी। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिसमें प्लेटो ने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया है ये आपको मैंने बता दिया है। तो इन सारी बुक को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि पूछा जाता है। अगला कॉन्सेप्ट है प्लेटो का थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत। तो प्लेटो कहते हैं जस्टिस इज द क्वालिटी ऑफ सोल, मतलब न्याय आत्मा का गुण है। तो प्लेटो कहते हैं कि न्याय बाहरी वस्तु नहीं है बल्कि आत्मा का एक गुण है जिसे हम लोग नैतिकता कहते हैं, प्लेटो से न्याय कहते हैं। प्लेटो ने कहा न्याय जो है आत्मा के 3 गुण हैं। पहला रीजन, स्पिरिट और एप्टाइट। तो कहते हैं कि विवेक जिनमें ज़्यादा होगा वो शासक वर्ग की भूमिका निभाएंगे, स्पिरिट जिनमें साहस ज़्यादा होगा वो सैनिक वर्ग बनेंगे, एपेटाइट जिनमें ज़्यादा होगा वो उत्पादक वर्ग बनेंगे। इन्होंने मेटल में भी डिवीज़न किया है इन सबको कि गोल्ड जो है शासक वर्ग है और सिल्वर सैनिक वर्ग, तांबा या कॉपर आयरन को उत्पादक वर्ग की संख्या दी गई है। तो प्लेटो पहली बात तो कास्ट के बेस पर इसका डिवीजन नहीं करते हैं, वो गुण के आधार पर कहते हैं कि जिनमें जो गुण ज़्यादा होगा वो वही बनेंगे। वो शिक्षा के आधार पर, शिक्षा के स्तर पर जो जैसे पास होगा उसे वो भूमिका निभानी होगी। तो उन्होंने नीचे कहा है कि हर व्यक्ति अपना निर्धारित कार्य करे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे, इसी को उन्होंने न्याय कहा है कि वन मैन वन वर्क का कॉन्सेप्ट देते हैं कि एक व्यक्ति एक काम करेगा जो सबसे अच्छी तरीके से, ताकि न्याय विद्यमान रहे। तो ये जो तीनों गुण हैं जब उचित अनुपात में मानव अस्तित्व में विद्यमान रहते हैं तभी न्याय का पालन कर सकते हैं। तो न्याय कैसे उन्होंने कहा राज्य में भी न्याय विद्यमान रहता है क्योंकि 3 वर्ग को उन्होंने जो बांटा है कि जब राज्य में तीनों वर्ग अपना काम बिना हस्तक्षेप के, एक दूसरे के बिना इंटरफेरेंस के जब अच्छी तरीके से संतुलित अवस्था में करेंगे तो न्याय बहुत अच्छी तरीके से राज्य में व्यवस्थित रहेगा। तो उन्होंने कहा रीजन, विवेक जिनमें ज़्यादा होगा, विवेक में रेशनल थिंकिंग, कॉग्निटिव और डिडक्टिव लॉजिक, जिनमें मतलब थिंकिंग का अप्रोच ज़्यादा होगा वो दार्शनिक राजा बनेंगे। जिनमें एप्टाइट, जिनमें डिजायर, टेस्ट और वांट मतलब इच्छाएं जिनमें ज़्यादा रहेंगी, जो भूख ज़्यादा रहेगी वो लोग उत्पादक वर्ग बनेंगे। और दूसरा है कि जो लोग ब्रेव होंगे, जो लोग ब्रेव होंगे, मॉरलिटी ब्रेवरी जिनमें ज़्यादा होगा, साहस ज़्यादा होगा, वो लोग सैनिक वर्ग बनेंगे। तो ये 3 कॉन्सेप्ट बताते हैं कि गुण के आधार पर 3 वर्ग का डिवीजन करते हैं और कहते हैं कि न्याय तभी राज्य में सबसे अच्छी तरीके से विद्यमान रहेगा जब ये तीनों वर्ग अपना काम निष्पक्ष भाव से करेंगे। तो ये 3 वर्ग 3 आधार पर उन्होंने गुणों के आधार पर डिवीजन किया है। अगला कॉन्सेप्ट है शिक्षा का सिद्धांत। प्लेटो ने शिक्षा व्यवस्था पर बहुत
विस्तृत रूप से गहन अध्ययन किया था, उसके बाद उसने शिक्षा का सिद्धांत दिया। क्योंकि स्पार्टा की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसने कहीं ना कहीं स्पार्टा को जीतने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और स्पार्टा की जो शिक्षा व्यवस्था थी राज्य के नियंत्रण में आती थी। तो प्लेटो ने भी शिक्षा राज्य द्वारा नियंत्रित ही कहा कि राज्य के द्वारा ही व्यक्ति को शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने महिलाओं और पुरुषों के लिए समान शिक्षा व्यवस्था की बात की है। और उसके बाद जो 3 वर्ग राज्य में उन्होंने बताया था कि शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, तो वो तीनों इसी शिक्षा व्यवस्था के आधार पर बनाए जाते हैं। तो जब बालक छोटा होता है तो उसे 0 से 20 वर्ष तक जिम्नास्टिक और संगीत की शिक्षा दी जाती है। उसके बाद 20 वर्ष की आयु में जब एक परीक्षा आयोजित की जाती है और जो असफल होता है उसे उत्पादक वर्ग बनाया जाता है, और आगे जो सफल होता है उसे आगे के स्तर पर भेज दिया जाता है और उसमें गणित और ज्यामिति की शिक्षा दी जाती है। उसके बाद 30 वर्ष की आयु में फिर एक परीक्षा आयोजित की जाती है और इसमें जो सफल होता है उसे सैनिक वर्ग बनाया जाता है। फिर उसके आगे जो सफल होगा वो 30 से 35 वर्ष तक डायलेक्टिक और दर्शन पढ़ेगा। तो 35 से 50 वर्ष तक वो सांसारिक अनुभव के लिए प्रैक्टिकल वर्क करेगा, मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेगा जो उसने पढ़ा था। उसके बाद 50 वर्ष की आयु में दार्शनिक फिलॉसफी का सिद्धांत आता है कि वो दार्शनिक राजा बन जाता है। तो जो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था बहुत लंबी प्रक्रिया है और 50 वर्ष तक वो दार्शनिक को पढ़ने की अनुमति देता है। उसके बाद जो इसमें पूर्ण रूप से सफल होता है उसे वो दार्शनिक राजा बनाता है। प्लेटो उसके बाद शिक्षा व्यवस्था बताने के बाद वो कहता है कि व्यक्ति को जो शिक्षा में जो गुण विकसित हुए हैं उसे आजीवन बने रहने के लिए वो साम्यवाद का कॉन्सेप्ट देता है कि जो संरक्षक प्लेटो सैनिक वर्ग और शासक वर्ग को संरक्षक वर्ग की संज्ञा देता है कि ये दोनों राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनके लिए उन्होंने साम्यवाद की बात की है। ये ओनली फॉर गार्जियन वर्ग, जैसे रूलर्स और सोल्जर के लिए ये साम्यवाद है, ताकि वो जब शिक्षा उनकी खत्म हो जाए तो कहीं दूषित या अनैतिक कार्यों में न लिप्त हो जाए, इसीलिए उन्होंने साम्यवाद का कॉन्सेप्ट दिया है। तो उन्होंने 2 तरीका का साम्यवाद दिया है सिर्फ और सिर्फ गार्जियन क्लास के लिए, एक संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा परिवार का साम्यवाद। तो उन्होंने कहा कि शासक और सैनिक वर्ग के पास अपना कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो जो गार्जियन क्लास है उनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होगी, अपना खुद का कोई घर या खुद का कोई संपत्ति नहीं होगी, तो वो इसका कॉन्सेप्ट देते हैं। लेकिन उन्होंने उत्पादक वर्ग के लिए नहीं कहा है कि साम्यवाद उत्पादक वर्ग के लिए होगा। तो ये है कि उनके पास तो निजी संपत्ति होगी लेकिन गार्जियन क्लास के पास अपने खुद की निजी संपत्ति नहीं होगी। उसके बाद दूसरा साम्यवाद वो परिवार का साम्यवाद कहता है कि जो गार्जियन क्लास है उनके पास खुद का कोई परिवार नहीं होगा, वो परिवार नहीं रख सकते हैं, और राज्य तय करेगा को कौन किससे विवाह करेगा, वो भी सिर्फ श्रेष्ठ संतान के लिए। बच्चे, और उसके बाद जो बच्चे होंगे वो सिर्फ राज्य की संपत्ति होगी, उन्हें नहीं पता होगा कि उनका पिता कौन है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट वो साम्यवाद में देते हैं कि संपत्ति खुद की नहीं होगी गार्जियन क्लास के पास, और परिवार का भी कॉन्सेप्ट नहीं है गार्जियन क्लास के लिए। लेकिन उत्पादक वर्ग के लिए वो साम्यवाद की कोई कॉन्सेप्ट नहीं देते हैं, वो इसको उनसे दूर रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगला है दार्शनिक राजा। प्लेटो ने दार्शनिक राजा के लिए 50 साल तक की शिक्षा व्यवस्था की बात की है। उसके बाद जो राजा उत्पन्न होगा, उससे जो राजा निकलेंगे, उनके लिए कहते हैं जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनते हैं या राजाओं में दर्शन की भावना नहीं आती तब तक नगर राज्यों को बुराइयों से मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो उन्होंने कहा राज्य, जो पहली बात तो उन्होंने राजा को जो है निरंकुश शक्ति प्रदान की है, उस पर कोई रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट नहीं देता है। रिपब्लिक में उन्होंने सिर्फ आइडल स्टेट की बात की है, कानून का शासन नहीं बताता है। तो शासक जो है कानूनों से नहीं बल्कि विवेक, जो उनके पास रीजन होगा उससे राज करेगा। इसे उन्होंने रूल ऑफ नॉलेज कहा है कि जो राजा होगा वो अपने रीजन, अपने विवेक से राज्य को चलाएगा, राज्य के कल्याणकारी कार्य करेगा। अब आता है उनकी 2 बुक जो द रिपब्लिक और द लॉज है। उन्होंने रिपब्लिक में आइडल स्टेट की बात की है, लेकिन उसके बाद द लॉज में उन्होंने कहा है रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट। रिपब्लिक में उन्होंने नहीं कहा कि राज्य जो है कानून द्वारा शासित होगा, उन्होंने राजा की संज्ञा दी है कि राजा अपने विवेक से राज्य का शासन चलाएगा। तो रिपब्लिक में उन्होंने बेस्ट आदर्श राज्य की बात की है, यही जगह द लॉज में उन्होंने उपादर्श राज्य की बात की है। द लॉज में उन्होंने उपादर्श राज्य की बात की है, सेकंड बेस्ट स्टेट के बारे में बात करते हैं। उसके बाद रिपब्लिक में उन्होंने दार्शनिक शासन की बात की है कि राजाओं का शासन होगा, यही जगह द लॉज में उन्होंने कहा नहीं, कानून का शासन भी होगा। अब उन्होंने द रिपब्लिक में राजा को जो है निरंकुश शक्ति, अनलिमिटेड पावर की देते हैं, लेकिन द लॉज में उन्होंने इस चीज़ को सुधारा और कानून के द्वारा कुछ प्रतिबंध लगा दिए।
उन्होंने जो हमने अभी कम्युनिज्म में पढ़ा था, मतलब साम्यवाद जो है परिवार का और संपत्ति का, वो रिपब्लिक में बात करते हैं कि राजाओं और सैनिक वर्ग के लिए साम्यवाद की संज्ञा देते हैं। लेकिन द लॉज में उन्होंने निजी संपत्ति और परिवार की अनुमति सैनिक वर्ग मतलब गार्जियन क्लास को उन्होंने दे दी थी। अब अगला देखते हैं कि प्लेटो की आलोचनाएं कौन कौन करता है। इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि प्लेटो की आलोचना, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए थे जो आइडल स्टेट में तो हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट जो वर्ल्ड है उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि साम्यवाद का कॉन्सेप्ट हो या इतनी लंबी शिक्षा प्रणाली नहीं होती है। तो उस आधार पर उन्होंने जैसे महिलाओं के लिए उन्होंने स्त्रियों का साम्यवाद दिया, परिवार का कॉन्सेप्ट नहीं दिया, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। तो इसके आधार पर बहुत सारी आलोचनाएं होती हैं प्लेटो की। तो उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण राइटर हैं, वो है कार्ल पॉपर। तो कार्ल पॉपर ने अपनी बुक, ये बुक बहुत पूछे जाते हैं, ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज, उन्होंने मुक्त कहा कि प्लेटो जो है मुक्त समाज का शत्रु है। और प्लेटो को पहला फांसीवाद कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो परिवार का कॉन्सेप्ट गार्जियन क्लास के लिए नहीं दिया था, वो बहुत बेकार है। क्योंकि एक क्लास को आपने परिवार से, आपने संपत्ति से वंचित कर दिया है। तो इसीलिए कार्ल पॉपर उनको कहते हैं मुक्त समाज का शत्रु, क्योंकि उन्होंने हर जो 3 क्लास दिया है उसके आधार पर ही लोगों को अपना गुण विकसित कर, इस तरह संपूर्ण विकास व्यक्ति का नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपना एक ही आधार, एक ही कार्य करेगा, एक ही कार्य हमेशा आजीवन करता रहेगा, तो उसका बाकी का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। तो इसी आधार पर कार्ल पॉपर ने ये कॉन्सेप्ट ये कहा कि प्लेटो मुक्त समाज का शत्रु है। उसके बाद एरिस्टोटल ने भी, जो उनका शिष्य था, उन्होंने भी आलोचनाएं की थी प्लेटो की। कहता है कि प्लेटो इज ए फ्रेंड बट ट्रुथ इज ए ग्रेटर फ्रेंड, मतलब प्लेटो फ्रेंड तो है मगर ट्रुथ, सत्य उससे बड़ा मेरा फ्रेंड है। तो प्लेटो का बेटा होने से अच्छा है मैं किसी निकट संबंधी का बेटा बनूं, क्योंकि परिवार संपत्ति की आलोचना करता है कि जो प्लेटो ने परिवार संपत्ति का कॉन्सेप्ट दिया है वो बहुत बेकार है। ऐसे ही बारकर ने भी आलोचना की, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत मानसिक रोग का मानसिक इलाज है। तो इस तरह आप सबने पढ़ा है कि प्लेटो ने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं, उनकी आलोचनाएं क्या क्या, क्रिटिसाइज कौन कौन करता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। और थैंक यू सो मच।